और अब वक्त है 24 के चक्रव्यूह का। इंडियन न्यूज पर हमारी ये खास सीरीज है और अपनी इस सीरीज में हम आपको दिखाते हैं देश की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई के लिए अलग अलग पार्टियां कैसे कमर कस रही हैं, किस पार्टी का क्या है गेम प्लान और जीत के लिए कैसे बिछाई जा रही है विसात। आज के एपिसोड में सबसे बड़ा सियासी खेल सामने आया है एनसीपी नेता शरद पवार का। चौबीस का चक्रव्यूह। जी हां, असल में शरद पवार को प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर मौसम वैज्ञानिक कहा। वो मौका था 2016 में शरद पवार की किताब के विमोचन का। उसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शरीक हुए थे। मौसम वैज्ञानिक वाली बात तो प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार की तारीफ में कही थी, लेकिन उसके 8 साल बाद वो बात सच साबित हुई। ये मोदी ने भी शायद ही सोचा होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से नया सियासी खेल रच रहे हैं उसके संकेत तो उनके पाला बदलने के ही मिल रहे थे। इस सियासी रहस्य को इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में शरद पवार के बारे में एक बात मशहूर है, क्योंकि एक हाथ में क्या है ये उनके दूसरे हाथ को भी नहीं पता होता। ठीक इसी तरह की ये मुलाकात भी है। इन 3 तस्वीरों को समझिए। जिस एकनाथ शिंदे ने शरद पवार की बनाई उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिरा दी, उनसे मिलने की ऐसी क्या नौबत आ गई, वो भी एकनाथ शिंदे के घर जाकर आधे घंटे से ज्यादा देर तक बातचीत। एकनाथ शिंदे और शरद पवार के बीच चली आधे घंटे तक की मुलाकात की ये तस्वीरें तो सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी वाली है। कैमरा हटने के बाद क्या बातचीत हुई, किस बात पर कोई करार हुआ, ये अभी बंद कमरे की बात है। इसे लेकर कयास तमाम जारी है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले जिनका नाम है शरद पवार, वह अचानक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने उनके वर्षा बगल सरकारी आवास पहुंच जाते हैं और 1-2 मिनट नहीं करीबन आधे घंटे से दोनों के बीच मुलाकात चलती है। और जैसे ही एकनाथ शिंदे की वर्षा सरकारी बंगले से शरद पवार निकलते हैं, उसके तुरंत बाद शरद पवार के जो घर है मुंबई में, जिनका सिल्वर ओक नाम है पेडर रोड पर, उस जगह पर देश के बड़े उद्योगपति जिनका नाम गौतम अदानी, वह मुलाकात करते हैं। इस दोनों मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक एक अलग सरगर्मी देखने को मिल रही है, अलग बातें देखने को मिल रही है। आखिरकार महाराष्ट्र में क्या कुछ बदलने वाला है क्या? अभी तो इस मुलाकात का चौथा विंडो बाकी है, जो सीक्रेट विंडो है देश के सबसे बड़े कारोबारी गौतम अडानी का। इसे आप ऐसे समझिए, जैसा कि हमारे मुंबई संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बताया, एकनाथ शिंदे और पवार की मुलाकात से भी ज्यादा अहम है पवार से अडानी का मिलना, और इससे भी अहम उद्धव ठाकरे से गौतम अडानी की कथित तौर पर 2 मुलाकातें। ये सिर्फ सियासत का संयोग नहीं बल्कि किसी नए समीकरण का प्रयोग लगता है। सूत्रों की माने तो गौतम अदानी का शरद पवार से पिछले कुछ ही महीनों में कई बार मुलाकात करना कई बातों के संकेत देते हैं। आपको याद होगा जिस तरीके से जब अदानी की कंपनी के अदानी को लेकर जिस तरीके हिंडनबर्ग वाला मामला सामने आया था, उसके बाद भी शरद पवार ने सपोर्ट किया था, कहा था जीपीसी की जरूरत नहीं है और एक जो बड़ा उद्योगपति है अगर देश में विकास कर रहा है उसे बड़ा योगदान है तो जरूरत नहीं है परेशान करने की। यानी उन्होंने तरह से कहें एनडीए की, यूं कहें बीजेपी का, यूं कहें मोदी का उन्होंने सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते थे। लेकिन सूत्र हमारे यह बता रहे हैं कि गौतम अदानी ने तो खुलकर जो सबके सामने आपको पता है जाहिर है वह शरद पवार से मुलाकात की, लेकिन बंद कमरे में ऐसे अज्ञात जगहों पर उन्होंने मुलाकात की है उद्धव ठाकरे से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से भी गौतम अदानी की मुलाकात हुई है, चोरी चोरी छुपके छुपके। तो क्या महाराष्ट्र में होने वाला है कोई नया प्रयोग? क्या पवार बना रहे हैं कोई नया सत्ता समीकरण? महाअघाड़ी सरकार लौटेगी या शिवसेना एकजुट होगी? इस सवाल का जवाब ना तो शरद पवार दे रहे हैं ना अजीत पवार, जो कैमरे के सामने आए मगर ये कहते हुए दोनों की मुलाकात को अनौपचारिक बता दिया। अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार की अध्यक्षता वाली संस्था मराठा मंदिर के 75 साल पूरे होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सीएम को न्योता देना गए थे शरद पवार। लेकिन सियासत का खेल क्या इतना सरल हुआ है? शरद पवार को मौसम वैज्ञानिक ऐसे ही नहीं कहा जाता, उनके लिए इस विशेषण का इस्तेमाल खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं।
और विपक्षी खेमे में होते हुए भी दोनों के रिश्ते दूसरे विरोधी दलों के नेता जितना जटिल नहीं हुए। तो क्या शरद पवार का गेम क्या इस बार भी एनडीए के लिए है? और शरद पवार राजनीति के वह चाणक्य कहे जाते हैं, या यूं कहे मौसम वैज्ञानिक कहे जाते हैं कि आने वाले समय में क्या होने वाला है राजनीति में वो कहीं कहीं भांप लेते हैं। एक बात जानकारी सूत्र हमारे बताया, जानकारी सामने आ रही है कि क्या हो सकता है शरद पवार इस बात की बैटिंग कर रहे हो, फील्डिंग कर रहे हो कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आ जाएं और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव जो होने वाला है वह बीजेपी और शिवसेना यानी जो मेन शिवसेना रही, यानी जो एकनाथ शिंदे की नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की सूचना रही है, उस साथ मिलकर दोनों आपस में जो चुनाव लड़े। और यह बात किस भावना से बताई जा रही है कि सबको पता है कि शरद पवार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते काफी गहरे रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, और इसीलिए लग रहा है कि शरद पवार एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। उस मीटिंग के जरिए इस बात पर इसका पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे फिर से एक साथ आ जाएं ताकि बीजेपी की रास्ता कम से कम आसान हो जाए। अगर शरद पवार की कवायद है शिवसेना के दोनों गुटों को एक करने का, तो उसका सीधा मकसद बनता है पूरी शिवसेना को बीजेपी के साथ खड़ा करने का। ये बात बीजेपी भी बखूबी जानती है कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की बिना वो बड़ी पार्टी तो बन सकती है, लेकिन सरकार नहीं बना सकती। ऐसा हर चुनाव में देखने को मिला है। इस बार शिवसेना को तोड़कर सरकार तो बना ली, लेकिन राजनीतिक जानकार कहते हैं इससे सत्ता तो बीजेपी के हाथ आ गई, लेकिन पूरी सहानुभूति उद्धव ठाकरे को गई। इसके साथ ये मैसेज भी साफ है कि उद्धव ठाकरे के साथ शिंदे ने धोखाधड़ी की है। ये सिर्फ आकलन नहीं बल्कि सच्चाई है, क्योंकि सरकार में जनता की नाराजगी का डर नहीं होता तो 2.5 साल से महानगर पालिकाओं का चुनाव नहीं टालता। अब सरकारी सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक शिंदे सरकार महानगर पालिकाओं के चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कराएगी, यानी पूरी कवायद का फोकस है 2024 के चुनाव पर। क्या पता उससे पहले शिवसेना एक होकर वापस बीजेपी के साथ खड़ी हो जाए। शरद पवार और गौतम अडानी की कोशिश तो यही संकेत कर रही है। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में वही एक जानकारी मिल रही है, लगातार एक बहुत सुर्खियां आ रही हैं कि कहीं एक राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में कहें बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं होने वाला 2024 को खास तौर से लेकर, क्योंकि अभी सरकार को अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो सरकार खतरा नहीं है, क्योंकि एनसीपी के पास उतना संख्या बल नहीं है एमएलए का कि सरकार में कुछ कर सके। लेकिन यह सिर्फ जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, और इसके लिए शरद पवार कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा भूमिका निभाने जा रहे हैं और निभा रहे हैं, और आने वाले समय हो सकता है 2024 के लिए बहुत बड़ी खबर आपको महाराष्ट्र से मिले। अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। अब 24 के चक्रव्यूह में दूसरा गेम प्लान है, वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। इनका प्लान है अपने खेमे में सारे विपक्षी दलों को समेटने का। दलील वही है कि दिल्ली पर कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए पलट दिया है, उससे लोकतंत्र खतरे में, और इसके लिए वो हर विपक्षी नेता से मिल रहे हैं। यूं कहिए कि अपनी तरफ से इमोशनल कार्ड भी खेला जा रहा है। ऐसा ही कुछ दिखा झारखंड में, जहां वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे थे। देखिए। 2024 में बीजेपी का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस विपक्षी एकता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस तस्वीर में नई एंट्री है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन को अपने पाले में करने के लिए केजरीवाल पंजाब के सीएम भगवंत मान और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ पहुंचे थे। केजरीवाल के इस बलबल से मुलाकात के मायने आप समझ सकते हैं। बिहार में तेजस्वी, नीतीश और बंगाल में ममता बनर्जी के बाद हेमंत सोरेन बीजेपी विरोधी ताकत है, लिहाजा केजरीवाल ने सबके साथ हेमंत सोरेन को भी साध लिया। और जैसा साझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों के बयान सामने आए, उससे जाहिर हुआ हेमंत सोरेन केजरीवाल की दलीलों को मान गए। अब ये जो अध्यादेश जारी किया गया है ये संसद में आएगा, संसद के मॉनसून सेशन में। तो बीजेपी की लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। उनकी 93 सीट्स हैं 238 में से। तो अगर नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाएं तो इस अध्यादेश को हराया जा सकता, इसको बिल को हराया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस तरीके के निर्णय से आने वाले समय में पूरे देश पर असर डालेगा, और ये असर इस देश के 80% लोग जो हमारे देश में किसान प्रवृत्ति के हैं, गांव देहात से आते हैं,
उनके लिए तो बहुत ही पीड़ादायक साबित होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि केजरीवाल जी ने के ऊपर जो चीजें थोपने का प्रयास हो रहा है, दोनों बयानों से ये साफ है कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन एक बात पर एकजुट हैं। वो बात है राज्यसभा में उस अध्यादेश के खिलाफ वोटिंग करने की, जिसके जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। मई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार का होगा। दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली की चुनी हुई सरकार की सलाह पर काम करना होगा। लंबी कानूनी लड़ाई को लेकर आए इस फैसले को दिल्ली सरकार ने अपनी जीत बताई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का प्रभाव खत्म कर दिया। इन्होंने 10 बजे रात को अध्यादेश क्यों जारी किया? क्योंकि 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हो गई थी, तो इन्होंने कहा छुट्टियां हो गई, अब 10 बजे अध्यादेश जारी कर दो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं अगर मानते तो किसकी मानेंगे? यानी इस अध्यादेश के बाद दिल्ली का असली बॉस चुनी हुई सरकार के मुखिया केजरीवाल नहीं बल्कि केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हो गए। इसके बाद से केजरीवाल सभी विपक्षी नेताओं से मिलकर अपनी बात रख रहे हैं। हेमंत सोरेन से पहले केजरीवाल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मिल चुके हैं, ममता बनर्जी से मिल चुके हैं, शिवसेना के आदित्य ठाकरे भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण में कांग्रेस ने उन्हें नहीं बुलाया था, लेकिन अध्यादेश के विरोध के लिए अपील वो सबसे कर रही हैं। आज ये दिल्ली के लिए ऐसा अध्यादेश लाए हैं, कल ये ऐसा ही अध्यादेश झारखंड के लिए ला सकते हैं, राजस्थान के लिए ला सकते हैं, पंजाब के लिए ला सकते हैं, हरियाणा के लिए ला सकते हैं, तमिलनाडु के लिए ला सकते हैं। किसी भी राज्य के ऊपर कानून पास करके अध्यादेश पास करके उसके हकों को छीना जा सकता है। ये तो एक तरह से देश की आज़ादी की बात है कि जनता सरकार चुनती है और सरकार के पास जनता के सपने पूरे करने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरे करने के लिए सारे अधिकार होने चाहिए। अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक बात तो फिलहाल गई दिखती है, जब नई संसद के उद्घाटन समारोह में 20 विपक्षी दल एक स्टैंड पर बने रहे, लेकिन क्या राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश पर वोटिंग के वक्त भी केजरीवाल के साथ होंगे? ये सवाल जरूरी है, क्योंकि बीजेपी सरकार लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में पलड़ा विपक्षी दलों का भारी है। अगर ये सभी मिलकर अध्यादेश के खिलाफ वोट करते हैं तो वो कानून का रूप नहीं ले पाएगा, यानी सरकार की हार तय होगी। इसे ऐसे समझिए, राज्यसभा में एकजुट होगा विपक्ष, बीजेपी समेत एनडीए 111 सांसद, कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष 128 सदस्य। 245 सीटों वाली राज्यसभा में किसी भी अध्यादेश को पारित कराने के लिए 123 सदस्यों का वोट चाहिए, लेकिन बीजेपी को मिलाकर पूरे एनडीए के पास सिर्फ 111 सांसद हैं, जबकि कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष के पास 128 सीटें हैं। यानी अगर एकजुट हुई तो जिस अध्यादेश के जरिए दिल्ली पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला गया वो राज्यसभा में गिर जाएगा। अगर समय पर आवाज ना उठाई गई तो शायद अगली बारी लोकतंत्र की अस्थियों को बहाने की होगी, क्योंकि जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है देश में, उन पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं। गवर्नर जो हैं वो उन पर कुछ ना कुछ थोपते रहते हैं आए दिन। कभी कहते हैं हम आपका बजट सेशन नहीं होने देंगे। केजरीवाल की यही कोशिश है, अध्यादेश के बहाने ही सही विपक्ष एकजुट हो और फिर 2024 के चुनावी चक्रव्यूह में बीजेपी को टक्कर देने पर एक मुश्त सहमति बनी।